गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिस्ट्री की क्लास है आज हमारी। हमने पिछली क्लास में व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाई डू वी स्टडी द पास्ट, हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री, डेट इन हिस्ट्री, द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग, ये सब पढ़ा था। आज की क्लास में हम टर्म यूज्ड फॉर सब कॉन्टिनेंट ये पढ़ेंगे। यानी कि हमारा जो इंडिया है उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, यानी कि उपमहाद्वीप कहा जाता है। और उस उपमहाद्वीप के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है पास्ट से लेकर करंट तक, ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट इंडिया दैट इज भारत का संविधान बताता है कि इंडिया क्या है, भारत है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, वह बहुत से राज्यों का संगठन है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड भारत, गणतंत्र इंडिया को भारत कहा जाता है। While हिंदुस्तान इज मोस्टली यूज्ड इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जो हिंदुस्तान वर्ड है वो ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में काम में लिया जाता है। Today these three terms are used in exchange with other, ये तीनों टर्म जो है अलग अलग टर्म्स यानी कि अलग अलग अर्थों के रूप में प्रयोग होते हैं। द नेम भारत इज डाइवर्ट फ्रॉम द नेम ऑफ भरत, जो हमारे देश का नाम है भारत, वो हमारी एक राजा हुए हैं दुष्यंत, उनके पुत्र थे भरत, उनके नाम से पड़ा है, ठीक है ना। Son of दुष्यंत a legendary ruler mentioned in a महाभारत, जो दुष्यंत राजा हुए हैं उनका महाभारत के अंदर वर्णन मिलता है और उनके पुत्र का नाम था भरत, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। Similarly, the name India has been in use since the 7th century. इस तरीके से जो इंडिया है उस नाम का प्रयोग 17वीं शताब्दी के अंदर किया गया था। It is derived from the Greek word Indoi, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, इंडोई से। ग्रीक का एक वर्ड है इंडोई which means the region beyond the river Indus. इंडोई का मतलब क्या है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, एक ऐसा राज्य जो इंडस नदी के पार में है, ठीक है ना। The name is derived from Sindhu which is the Sanskrit name of the river, यानी कि जो इंडस है वो भी किस लैंग्वेज से डाइवर्ट होकर आया है, जो हमारी संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा के अंदर उसको उस नदी को नाम दिया गया है सिंधु नाम से ही वो वर्ड डाइवर्ट हुआ और वो इंडस बना, यानी कि सिंधु नदी। द रूलर्स इन द सल्तनत एंड मुगल पीरियड्स कॉल देयर इंडियन टेरिटरी, और जब सल्तनत और मुगल पीरियड था तब उस समय इंडिया की जो टेरिटरी थी वो उस नाम से जानी जाती थी, हिंदुस्तान नाम से। किस नाम से? हिंदुस्तान। जब मुगल हमारे भारत के ऊपर शासन कर रहे थे तब उन लोगों ने हमारे देश के लिए हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग किया था। But the term Hindustan did not carry the same meaning as it does today. लेकिन आज के समय में ये जो हिंदुस्तान वर्ड है उसको सही अर्थ में नहीं लिया जा रहा है। हिंदुस्तान बिकम सिनोनियम्स विद इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, जो हिंदुस्तान वर्ड है वो ब्रिटिश राज के अंदर इंडिया का पर्यायवाची था, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे कि भारत को या हमारी इंडिया को किस किस नाम से पुकारा जाता था, किस नाम से उनको समझाता था, या फिर ब्रिटिश राज में क्या बोलते थे, मुगल पीरियड में क्या बोलते थे, ये सब इस चैप्टर के यानी इस पैराग्राफ के अंदर हमने समझा है। अब है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हम जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, हम कोई चीज मिलती है तभी तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं हिस्ट्री के, इतिहास के, पास्ट के, जिनसे हम समझ सके कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है।
Historians depend on a variety of sources to learn about the past depending upon the period of their study. जो हमारे इतिहासकार हुए हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में उस समय अध्ययन करते थे हिस्ट्री का, उन चीज़ों को लेकर, यानी कि वो चीज़ें जो होते थे उनको जो मिलती थी उन पर वो निर्भर करते थे कि हिस्ट्री का अध्ययन किस तरह से करना है. These are several sources from which we may get information about the past. ये ही एक ऐसे मुख्य स्रोत होते थे जिनसे हम अपने पास्ट के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते थे. The two main type of sources are, तो जो पास्ट से रिलेटेड सोर्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोले तो पुरातत्व के, जो जमीन में खुदाई कर मिलते हैं. लिटरेरी सोर्सेज जो रिटन में लिखे हुए होते हैं, पुस्तकों के अंदर लिखे हुए होते हैं वो. ठीक है, अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हम समझ रहे हैं. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, पुरातत्व स्रोत क्या है. Archaeological sources mainly refer to the material evidence. जो archaeological sources होते हैं वो धातु से संबंधित होते हैं. किससे होते हैं, धातु से. Archaeologists study the remains of building, painting, sculptures, tools, weapons, pots, pans, coins and ornaments. यानी कि ये जितनी भी चीजें थी, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो धातु की बनी हुई थी, किसी न किसी धातु की या मेटल की बनी हुई थी या किसी भी मटेरियल की बनी हुई थी. अब इन्होंने यहाँ सोर्सेज के नाम बताए. सबसे पहले बोला है बिल्डिंग. बिल्डिंग यानी भवन. वो उस समय घर बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए किन चीजों का प्रयोग करते थे. पेंटिंग्स, जो बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती थी राजा महाराजाओं के दरबार के अंदर, उनके महल के अंदर, उनको देखकर. स्कल्पचर, जो मूर्तियां होती थी उनके बारे में, क्योंकि मूर्तियां भी मटेरियल से बनती है. कोई मूर्तियां सोने चांदी की हो सकती है, लोहे की, तांबे की, पीतल की या मिट्टी की. टूल्स यानी जितने भी उनके औजार है वो. वेपन्स यानी हथियार. पॉट्स यानी घड़ा. पैन यानी बर्तन. कॉइन्स यानी सिक्के. ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी. ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं और ये सब किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं. तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं. Archaeologists dig into the ground and solve many mysteries of the past by carefully studying them. जो हमारे पुरातत्व विभाग के अंदर काम करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर खुदाई करते हैं, उनको निकालते हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी मिस्ट्री होती है यानी रहस्यमयी बातें होती है उनकी खोज करते हैं, स्टडी करते हैं और हमें उनका केयरफुली, सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हैं और हमें बताते हैं. लेट अस लुक इनटू सम इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. चलो हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उनके बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट है कॉइन्स. कॉइन्स यानी सिक्के. अभी प्रेजेंट टाइम में भी आप देखो कॉइन्स आते हैं ना. These are pieces of hard material made of metals such as gold, silver, copper और alloy made during this period. यानी कि ये जो सिक्के होते हैं वो अलग अलग धातु के बने हुए हो सकते हैं. कोई सोने का हो सकता है, कोई चांदी का हो सकता है, कोई तांबे का हो सकता है और कोई सब मिक्स धातुओं का बना हुआ हो सकता है. लेकिन ये धातु कैसी होती है, हार्ड, बहुत टफ होती है, बहुत हार्ड होती है. ठीक है ना. उस समय यानी कि उस समय पता लगा सकते हैं कि उस समय किस राजा के शासन में किस तरह के सिक्के चलते थे, सोने के, चांदी के, तांबे के, इस तरह से. द एलॉय इंडिकेट द लेवल ऑफ साइंटिफिक. जो मिश्र धातु के सिक्के थे वो हमारे उस स्तर को संकेत मिलता था कि उस समय इस तरह के सिक्के प्रयोग में लिए जाते थे. एडवांसमेंट ड्यूरिंग दैट ईरा. उस समय वह युग कितनी उन्नति पर था. जैसे कि अगर किसी के राज्य या शासन काल में सोने के सिक्के चलते थे तो इसका मतलब है कि उसके उस राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी क्योंकि उस समय सोने के सिक्के चलते थे. तो हमें ये सारी जो कॉइन्स हैं उस युग के बारे में बताते हैं कि वो युग कितना उन्नति था, कितना प्रगति थी उस युग में. The coins also help to understand the economy of the particular time. और सिक्के हमें उस समय की अर्थव्यवस्था को समझने में
मदद करते हैं। इट हाईलाइट्स ट्रेड रिलेशन बिटवीन रीजन, और वो दूसरे राज्यों से हमारे व्यापारिक संबंध कैसे हैं उसको भी बताता है। कौन? कॉइन्स। The coins also tell about the rulers and also significant feature of the empire. ये जो सिक्के होते हैं वो उस राजा के बारे में और उसके राज्य के बारे में बताते हैं कि उस राज्य के अंदर उस राजा के रहने पर या उस राजा के शासनकाल करने पर वहाँ की व्यवस्था कैसी थी। ये सिक्के उस समय के बारे में हमें बताते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।